ऐसे पति का क्या फायदा जो अपनी पत्नी के मान सम्मान के लिए आवाज भी ना उठा सके। आज यामिनी की अदालत में घरेलू उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए पत्नी को उकसाने का केस आया था। मुजरिम के रूप में युवती के सास ससुर और पति थे। यामिनी ने जैसे ही मुजरिमों को देखा वह अदालत से उठकर चली गई और थोड़ी देर के बाद उसने यह केस किसी और न्यायाधीश के सुपुर्द कर देने की दरख्वास्त डाल दी। उसने अपने दरख्वास्त में लिखा कि इस केस का फैसला वह नहीं कर सकती क्योंकि मुजरिमों से वह पहले से परिचित है, तो वह नहीं चाहती कि इसका असर केस के फैसले पर पड़े, इसलिए यह केस किसी और न्यायाधीश को दे दिया जाए। केस अगले दिन के लिए टाल दिया गया। यामिनी का मन आज बेचैन हो गया था। मुजरिम के रूप में आज उसका पहला पति दिनेश था, जिससे उसने 5 साल पहले ही तलाक ले लिया था। यामिनी को आज लग रहा था कि यदि उसने तलाक नहीं लिया होता तो शायद आज उस युवती की जगह आज उसका केस अदालत में चल रहा होता और उस युवती की जगह वह खुद आत्महत्या कर चुकी होती। यामिनी को बहुत अच्छे से पता था कि दिनेश गुनहगार नहीं है, फिर भी उसे सजा मिलेगा क्योंकि वह अपनी पत्नी का साथ नहीं दे पाया होगा। यह बात यामिनी को अच्छे से पता थी। यामिनी ने अधिकारियों से कहकर दिनेश से मिलने की इच्छा जताई। थोड़ी देर बाद यामिनी का दिनेश से मिलने का इंतजाम कर दिया गया। यामिनी को देखते ही दिनेश हैरान हो गया और बोला, यामिनी तुम जज बन गई? यामिनी ने बोला, तो हाँ जज बन गई। और तुम मुजरिम? दिनेश के पास कोई जवाब नहीं था। यामिनी ने बोला, दिनेश ये तुमने समय रहते आवाज़ उठाई होती तो शायद आज तुम यहाँ मुजरिम की तरह खड़े नहीं होते। यह तुम्हारी चुप्पी की सज़ा है कि तुम आज यहाँ मुजरिमों की तरह खड़े हो। मुझे पता है तुमने अपनी पत्नी को नहीं उकसाया होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें सज़ा मिलेगी। चुप रहने की। दिनेश ने बोला, हाँ यामिनी तुम ठीक कह रही हो, यह मेरी चुप्पी की सज़ा है और मेरी वजह से आज एक मासूम लड़की की जान चली गई जो कि बदकिस्मती से मेरी पत्नी थी। मैं उसका थोड़ा भी साथ नहीं दे पाया। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हुई ही, साथ में मेरे बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और मेरी पत्नी वो तो इस दुनिया को छोड़कर उसे जाना पड़ा, वह भी बिना किसी कसूर के। उसका कसूर बस इतना था कि वह एक ऐसे पुरुष की पत्नी थी जो कि कभी भी अपनी पत्नी के लिए माँ बाप के आगे आवाज़ नहीं उठा पाया। सच कहती थी तुम यामिनी, मेरे जैसे पुरुष को शादी करने का कोई हक नहीं था। मैंने शादी करके आखिर एक लड़की की ज़िंदगी खराब करके रख दी और एक लड़की की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। यामिनी ने बोला, हाँ मेरी ज़िंदगी कुछ महीनों के लिए ख़राब ज़रूर हुई थी और उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी संवार ली है और देखो आज मैं कहाँ हूँ। मैंने भी शादी कर ली है और मेरे पति भी एक जज है। मैंने हिम्मत दिखाई और अपनी ज़िंदगी तो संवार ली और शायद तुम्हारी दूसरी पत्नी मेरी जितनी हिम्मत नहीं दिखा पाई और बेचारी की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। और ना तुमने मेरे वक्त में हिम्मत दिखाई और ना ही अपनी दूसरी पत्नी के वक्त में हिम्मत दिखाई और अपनी ज़िंदगी खुद खराब कर ली और अब साथ ही साथ मासूमों की ज़िंदगी भी खराब होगी। दिनेश, तुम्हें दूसरी शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। क्या तुम अपनी पत्नी के लिए आवाज़ उठा पाओगी? तभी दूसरी शादी का फैसला लेना चाहिए था। यामिनी ने बोला, मैं भगवान से दुआ करूँगी कि तुम्हें कम से कम सज़ा हो, लेकिन सज़ा तो तुम्हें ज़रूर होगी क्योंकि तुमने अपनी पत्नी के लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाए और आखिरकार उसकी जान चली गई। एक माँ बाप से उनकी बेटी छीनी है, लेकिन हाँ मैं साथ ही साथ भगवान से यह भी दुआ करूँगी कि तुम्हारे माँ बाप को फांसी से कम सज़ा ना हो क्योंकि वह इसी के लायक है। और यह मैं एक जज के रूप में नहीं बल्कि एक औरत के रूप में बोल रही हूँ क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ और बहुत नज़दीक से देखा है उन्हें। वह इंसान के रूप में नरपिशाच है और उन्हें फांसी से कम कोई भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। दिनेश के पास यामिनी की बातों का कोई जवाब नहीं था। यामिनी अपने घर आ चुकी थी। आज उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। वह अपनी कल्पनाओं में से आज 7 साल
पीछे चली गई। जब उसका विवाह दिनेश से हुआ, बहुत अरमान लेकर वह ससुराल पहुंची थी। वह प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर उसने लॉ किया हुआ था। विवाह तय होते वक्त सास ससुर ने बोला था कि यामिनी आराम से अपनी पढ़ाई ससुराल में जारी रख सकती है। यामिनी शुरू से ही एक महत्वाकांक्षा लड़की थी और वह अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी, लेकिन एक हफ्ते में ही ससुराल में से पता चल गया कि जो कुछ भी उसे सपने दिखाकर वह उससे शादी करके उसके पिताजी की सारी जायदाद पर कब्जा करने के लिए बोला गया था, क्योंकि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और अब उसकी ज़िंदगी इस घर में बर्बाद हो चुकी है। विवाह के एक सप्ताह बाद जब वह अपने पिता से मिलने गई तो वह अपने पिता के गले लगकर रोने लगी थी और बोली, पापा, मैंने बोला था ना कि अभी मेरी शादी मत करो, पहले मुझे मेरे सपने पूरे कर लेने दो। पर आपको तो लग रहा था कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लें और आपने मुझसे कहा कि तुम शादी के बाद अपने सपने पूरे कर सकती हो। पिता ने कहा, बेटी, क्योंकि तेरी ना कोई भाई बहन है ना तेरी माँ। मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा, इसलिए मैंने जल्द से जल्द तेरी शादी करना चाहता था। तो यामिनी ने बोला, हाँ पापा, मुझे पता है, लेकिन शायद आपका नहीं पता, आपने जैसा सोचा वैसी मेरी किस्मत नहीं है। उन लोगों ने वैसे नहीं है। दिनेश के घर वाले अच्छे लोग नहीं हैं, बल्कि उनकी नज़र आपकी जायदाद पर है, क्योंकि उन्हें पता है आपके बाद यह सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। और सिर्फ इसलिए उन्होंने दिनेश की शादी मुझसे की है। यामिनी के पिता के ऊपर मानो गाज गिर गई। वह बहुत परेशान हो गई कि उन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। फिर उन्होंने पूछा, और दिनेश कैसा है? तो यामिनी ने बोला, दिनेश का स्वभाव तो अच्छा है, वह अपने माता पिता जैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके अपने माता पिता के आगे जुबान तक नहीं खुलती है। बहुत डरता है वह अपने माता पिता से और अपनी पत्नी के लिए कभी कोई कदम वह नहीं उठा पाएगा। वह बात मैं समझ में आ गया है। मुझे यह भी अच्छे से पता चल चुका है कि उन लोगों के साथ जीवन गुजारना बहुत ही कठिन है और पढ़ाई तो अब होने से रही, पता नहीं आप मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। यह कहकर यामिनी फिर से रोने लगी। यामिनी के पापा को लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। पहले उन्हें यामिनी के करियर पर ध्यान देना चाहिए था, फिर उसकी शादी पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि यदि यामिनी खुद के पैरों पर खड़ी रहती तो उन्हें और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यामिनी फिर अपने ससुराल जा चुकी थी। यामिनी के सास ससुर बहुत ही जालिम किस्म के थे। दिन भर यामिनी से गधों की तरह काम करवाते थे, खाने के लिए भी ठीक से नहीं देते थे। यामिनी विरोध करती तो उसके ऊपर हाथ भी उठाते थे और पति की कोई हिम्मत नहीं होती थी अपने माता पिता से बात करने की। आप ऐसा कैसे कर रहे हैं? वह अकेले में यामिनी को समझाता कि जैसा मम्मी पापा बोलते हैं पैसा किया करो, उसने लड़ पाना आसान नहीं है। इससे अच्छा उनसे बना कर रहोगी तो हमारी परेशानियां कम हो जाएंगी। मुझे बहुत जोर का गुस्सा आता था। मैं गुस्से में बोलती भी थी कि तुमने चूड़ियाँ पहन रखी है क्या? तुम्हारे सामने तुम्हारी बीबी का अपमान हो रहा है और तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। दिनेश चुप हो जाता था। एक दो बार उसने अपने माँ बाप से बात करने की कोशिश भी की और उसके माँ बाप ने उसके साथ भी मारपीट की थी। दिनेश चुप हो गया था क्योंकि उसके माता पिता इंसान के रूप में राक्षस थे। यामिनी की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसके सास ससुर हर महीने कुछ न कुछ रुपयों की डिमांड करते और उसे मजबूर करते कि वह जाकर अपने पिता से रुपए लेकर आए, नहीं तो वह उसके साथ अत्याचार करेंगे। दिनेश था
कि अपने माँ बाप के सामने कुछ बोल नहीं पाता। यामिनी को पता चल चुका था कि दिनेश कभी अपने माता पिता से अपनी पत्नी के हक के लिए लड़ाई नहीं कर पाएगा। सीधा होना ठीक है, पर एक निर्जीव शरीर बनकर जीवन बिताना यह बहुत बेकार बात होती है, और दिनेश यही कर रहा था। यामिनी अपने पिता से इस बारे में बात करने की सोची। जब अपने पिता के घर गई और उसके पिता ने उसके ससुराल के लिए पैसे दिए तो उसने अपने पिता से कहा, पापा अब और नहीं, इस तरह से उनके मुंह खुलते ही जाएंगे और आप देते ही रहेंगे। क्या आपको कोई जीवन नहीं? क्या आपको पैसों की जरूरत नहीं? अब यह सब और नहीं होगा, मैं दिनेश से तलाक लूंगी। यामिनी के पिता ने बोला, नहीं बेटा, या तो कैसी बातें कर रही है, समाज क्या बोलेगा, या दुनिया लड़की को ही दोषी मानती है। तलाक शुदा लड़के के लिए ये दुनिया उसे कभी जीने नहीं देगी। उसके पीछे की वजह क्या है यह उन्हें नहीं जानना। अकेली लड़कियों का इस समाज में जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और एक तलाकशुदा का उससे भी ज़्यादा। हर कोई उसे ऊंची नज़रों से देखने लगता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो। तो यामिनी ने बोला, और आप यह चाहते हैं कि आपकी बेटी एक दिन आत्महत्या करके मर जाए? क्योंकि आप मुझसे बर्दाश्त नहीं होता आपको मेरा मरने से ज़्यादा, या मेरे घुट घुट कर जीना, क्योंकि अब तो कोई एक फैसला लेना ही पड़ेगा, और अब मैं उस घर में जिंदा नहीं रह सकती, या तो तय है। इससे अच्छा है तलाक ले लूं। बदनामी के डर से क्या मैं आत्महत्या कर लूं? आप यही चाहते हैं, और मेरे ससुराल वाले भी जानते हैं कि बदनामी के डर से आप मुझे तलाक नहीं लेने दोगे। इसके ही वह फ़ायदा उठा रहे हैं और रोज़ आपसे पैसे ले रहे हैं। यामिनी के पिता ने बोला, नहीं बेटा, तू यह कैसी बातें कर सकती है? तू तो मेरी ज़िंदगी है। मैं क्यों चाहूँगा कि तू आत्महत्या कर ले? मैं तो बस एक ही समान सी बातें कर रहा हूँ कि एक शादीशुदा लड़की का अकेले जीवन काटना बहुत मुश्किल है, और तलाकशुदा का तो हमारे समाज में बहुत ही गंदी नज़रों से देखा जाता है, और वही नहीं सोचते कि इसके पीछे वजह क्या है। यामिनी ने बोला, पापा, पहले तो आप समाज के डर से जल्दी मेरी शादी करवा दी, मुझे पढ़ाई भी पूरी करने नहीं दी, उसके बाद इतना घटिया ससुराल वाले मिल गए हैं, तो अब मुझे आपका साथ चाहिए। तो फिर आप समाज के डर से पीछे हट रहे हैं। आपके लिए समाज जरूरी है या आपकी बेटी? अगर आपके लिए समाज जरूरी है तो ठीक है, आप समाज के साथ रहें, और मैं अपनी जान दे देती हूँ, क्योंकि मैं इस तरह से जानवरों की तरह पिटते हुए और आपसे पैसे मांगकर ससुराल वालों के मुंह में ठूसते हुए नहीं रह सकती। तो आज आप अपना फैसला सुना ही दीजिए कि आप मेरा साथ देंगे या नहीं। यामिनी के पिता ने कहा, बेटा, यह तू कैसी बातें कर रही है? मेरे लिए तू जरूरी है और कोई नहीं, लेकिन दिनेश तो अच्छा है ना? तू अगर तलाक लेगी तो दिनेश जैसा पति भी तो तेरा नहीं रहेगा। तो यामिनी ने बोला, हाँ पापा, दिनेश स्वभाव का अच्छा है, पर क्या करूं? मैं दिनेश को ऐसे पति का क्या फायदा जो अपनी पत्नी के लिए अपने माँ बाप के सामने आवाज भी नहीं उठा सकता। दिनेश के सामने उसके माँ बाप मुझ पर हाथ उठाते हैं और दिनेश कुछ नहीं बोल पाता। तो आप ही बताइए पापा, ऐसे पति के साथ में जीवन काट कर क्या करूँगी जिसके मुंह में कोई जबान ही नहीं है। कहने को तो वह मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है कभी मेरे लिए लड़ नहीं सकता, क्योंकि वह बहुत ही डरपोक किस्म का इंसान है। उसकी हिम्मत ही नहीं अपने माता पिता के आगे जुबान खोलने की, और इतना डरपोक है कि अगर कभी उसने जुबान खोली तो उसके माता पिता ही उस पर हाथ उठा देते हैं और वह इसका विरोध भी नहीं कर पाता।
तो बताइए, ऐसे अच्छे पति के साथ रहकर मैं क्या करूँगी जो कभी मेरा साथ नहीं दे पाएगा। यह सब सुनकर यामिनी के पिता ने बोला, ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। अब समाज के डर से तेरी जिंदगी और खराब नहीं होने दूंगा। समाज को जो बोलना है बोलने दे। तू मेरी बेटी है और तेरी चिंता करना मेरा फर्ज है। अब तू जैसा चाहती है वैसा ही होगा। अगर तू चाहती है कि यहीं रहे तो कोई ज़रूरत नहीं ससुराल जाने की। मैं कल ही वकील को बुलाकर तलाक के पेपर भिजवाता हूँ। तो यामिनी ने बोला, नहीं पापा, मुझे पता है आपने मेरी शादी में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है और अब धीरे धीरे रोज मेरे ससुराल में भी कुछ न कुछ पैसे भेजते भेजते आपका हाथ खाली हो चुका है। आपके पास इस घर के अलावा ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है। अगर अभी वकील को बुलाओ तो आपके पास उसे पैसे देने के लिए भी नहीं है, क्योंकि आपने अपने काफ़ी पैसे मेरे ससुराल वालों के मुंह में ठूसे हैं और मेरे काफ़ी जेवर भी मेरे ससुराल में पड़े हैं। अगर अभी मैं ससुराल नहीं गई तो वह लोग दोबारा उस घर में मुझे घुसने भी नहीं देंगे। और मुझे पता है सारे पैसे और जेवर मैं आपसे लेकर जो गई थी उसे उन्होंने हड़प रखा है। वह सब उन्हीं के पास रह जाएगा, हमें कभी नहीं मिलेगा। यामिनी ने बोला, मेरे सारे जेवर और तो उन्होंने आपसे जितने पैसे लिए हैं उसका हिसाब, वह इतने दिनों से उन्होंने आपसे जितने भी पैसे लिए हैं वह सब उन्होंने अपनी अलमारी में रखा हुआ है और वह मेरे हक के पैसे और जेवर हैं। मैं उन्हें वह नहीं छोड़ सकती। मैं उसे लेकर ही आऊँगी या मेरे और आपके काम आएंगे। तो यामिनी के पिता ने बोला, बेटा, उनके कमरे में उनकी अलमारी से अपने जेवर और पैसे निकालना क्या आसान होगा? और यदि वह सब कुछ लेकर आई और उन्होंने तेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, तब यामिनी ने बोला, पापा, मैंने लॉ की पढ़ाई की है, इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हूँ मैं। वह जेवर मेरे हैं और वह मेरा स्त्री धन है जो कि मुझे मेरी शादी में मिला है और शादी की सारी फ़ोटो में मैंने पहन रखी है। उसकी सारी रसीद तो आपके पास होगी ही, तो वह उसका चोरी पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? और रही बात पैसों की, उन्होंने आपसे जितने पैसे लिए हैं उसका हिसाब वह देंगे तो ना चोरी का इल्ज़ाम लगाएंगे। आगे मेरे सास ससुर कोई भी काम तो करते नहीं, फिर उनके पास घर में इतना कैश कहाँ से आया? इसका जवाब वह कहाँ से देंगी? आप तो एक सरकारी सेवक थे, आपके पास तो हर महीने एक पेंशन आता है, पर उनके पास क्या आता है? और उनका बेटा भी एक सरकारी सेवक है, तो इतना धन घर में कैसे जमा किया? इसका जवाब वह कैसे देंगे? यामिनी ने बोला, पापा, मैं आपके पैसों को जो ज़बरदस्ती उन्होंने आपसे मेरी शादी के बाद लिए हैं आपको ला कर दूंगी, क्योंकि वह आपके हक के पैसे हैं और उन पर आपका हक है और आपने सारे जेवर भी लाकर रहूंगी। उसके बाद दिनेश से तलाक लूंगी। आप तब तक वकील से बात कर लो, लेकिन ऐसा कोई कदम मत उठाना। यह कहकर यामिनी अपने ससुराल चली गई। उसने अपने ससुराल में इस बात की भनक भी किसी को नहीं लगने दी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और उसने मौका देखकर सास ससुर की अलमारी से अपने सारे जेवर और पिता के द्वारा इन लालची लोगों को दिया गया पैसा निकाल लिया और अपने बैग में चुपचाप रख लिया। और अगले दिन यामिनी ने मौका देखकर ससुराल से निकल ली। उससे पहले उसने दिनेश के नाम पर एक चिट्ठी लिख दी, जिसमें उसने लिखा था कि वह उसके साथ जीवन नहीं गुजार सकती, क्योंकि वह इस लायक नहीं है कि वह अपनी पत्नी का साथ दे सके। जल्दी ही उसे तलाक के पेपर मिल जाएंगे। और यामिनी अपने पिता के घर चली गई। यामिनी के ससुराल वालों ने और दिनेश ने यामिनी को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। ससुराल वालों ने उन्हें यह भी बोला कि उसे इतना बदनाम कर देंगे कि उसकी कभी दूसरी शादी नहीं होगी। यामिनी ने बोला, आपको जो करना है कीजिए,
लेकिन आपके घर में मैं दोबारा नहीं आने वाली, मैं तलाक लेकर रहूंगी। इसके बाद यामिनी ने दिनेश से तलाक ले लिया। दिनेश के घर वालों ने यामिनी को तरह तरह से बदनाम किया, लेकिन यामिनी और उसके पिता पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद यामिनी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और वह जज के रूप में कार्यरत है। समाज में उसके रास्ते में बहुत रोड़े लगाए, पर यामिनी हर जगह अपनी हिम्मत से आगे बढ़ती गई और अपनी ज़िंदगी सुधार ली। और जब कोई भी जीवन में सफल हो जाता है तो समाज खुद ब खुद उसके साथ ही हो जाता है। अभी यामिनी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। यामिनी एक जज से ही प्रेम विवाह कर लिया था, जो उस काबिल था और उसका बहुत ख्याल रखता था। उसने समय रहते एक बड़ा फैसला लिया था, जिसमें उसके पिता ने उसका साथ दिया था। आज यामिनी की जिंदगी संवर गई थी। उधर दिनेश ने दूसरी शादी कर ली और अपनी आदत के अनुसार अपनी पत्नी के साथ नहीं दे पाया, और संभव है कि उसकी पत्नी के मायके वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया होगा। इस वजह से आज उसकी पत्नी को आत्महत्या करनी पड़ी, जिसे आज यामिनी की अदालत में आया था। यामिनी को लगा रहा था कि यदि उसने सही वक्त पर फैसला नहीं लिया होता तो आज उसकी जगह पर वह खुद इस दुनिया में नहीं होती। यामिनी कोर्ट से सीधा अपने पापा के पास चली गई और वह पापा को बताना चाहती थी कि देखो पापा, हमारा फैसला कितना सही था और हम कितने बड़ी मुसीबत से बच गए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।